अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो जुलाई के महीने के अंदर वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल के ऊपर पब्लिश किए जा चुके हैं। आइए अब हम इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो होती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हमें मिलती है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो जो शो है 2025 का, ये यूके की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसको फ्राम 18th ऑफ जुलाई से 20th ऑफ जुलाई तक एट रॉयल एयर फोर्स बेस फेयरफोर्ड। ये सबसे बड़ा मिलिट्री एयर शो होता है जो सालाना बेस के ऊपर ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इसके अंदर दो बड़े अवार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तानी एयर फोर्स ने विन किए हैं। एक अवार्ड C-130 हरकुलिस ने विन किया कंकस डी एलिगेंस ट्रॉफी के नाम से, और दूसरा अवार्ड जो है वो पाकिस्तानी मेड JF-17 सी ब्लॉक 3, ये थंडर त्यारा है, इसने विन किया है स्पिरिट ऑफ द मेड ट्रॉफी अवार्ड एट रॉयट 2025। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है, इसके जो त्यारे हैं ये पाकिस्तान से इन्होंने फ्लाई करके नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके यूके तक, इस एयर बेस तक बगैर रास्ते में रुके ये सफ़र तय किया है। इसके बाद ईरान की तरफ से डेवलपमेंट आती है। ईरान जो है वो ऑफिशियली 40 J-10C जेंगडो J-10C उसने हासिल किए हैं चाइना से। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, पहले ईरान का रशिया के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन रशिया की तरफ से डिले होने की सूरत में ईरान ने ये फैसला किया कि वो चाइना से J-10C परचेज़ करेगा। ये J-10C जो हैं इनके साथ एसा रडार और PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो भी इनके साथ नस्ब किए गए हैं। ये ईरान और इसराइल की हालिया जो कशीदगी हुई थी उसके अंदर ईरान की जो फ़िज़ाइया थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां कोताहियाँ थी। तो इस वीकनेस को पूरा करने के लिए ईरान ने अपनी जो फ़िज़ाइया है उसको बेहतर करने के लिए, उसको एडवांस बनाने के लिए ये J-10C ख़रीदने का फ़ैसला किया। इसके बाद फ्रांस की तरफ से फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी हौसला अफजा न्यूज़ आई। डिप्लोमेटिकली ये फ़लस्तीनियों की विन है कि फ़्रांस ने फ़लस्तीन को सितंबर के अंदर होने वाले जो UN की जो जनरल असम्बली का जो सेशन है उसके अंदर फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकगनाइज़ करेगा। और फ्रांस जो है ये पहला G7 कंट्री बन गया है जिसने फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकगनाइज़ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से पहले 10 यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को एज अ स्टेट ऑलरेडी रिकगनाइज़ कर चुके हैं आउट ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अंदर अगर हम मज़ीद देखें तो बुल्गारिया, सिप्रस, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया जो है इन्होंने फ़लस्तीन को 1988 के अंदर एज अ स्टेट तस्लीम कर लिया था, और स्लोवाकिया ने 1993 के अंदर। इसके बाद स्वीडन ने 2014 में, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया ने 2024 के अंदर हाल ही में फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकगनाइज़ किया है। और अभी अगर हम टोटल बात करें तो 147 ऑफ 193 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने फ़लस्तीन को एज अ स्टेट रिकगनाइज़ कर लिया है। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है और चाइना, इन दोनों के दरमियान एक डिप्लोमेटिकली एक चेंज हमारे सामने वकूफ़ पज़ीर होती है। और इनका जो रिलेशंस, जो इंडियन एम्बेसी थी उसने चाइनीज़ टूरिस्ट के वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, उसको रिजम्पशन करने का ऐलान किया है। और ये एक डिप्लोमेटिकली और पीपल टू पीपल ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ये जो पाबंदी लगाई गई थी ये ग्लोबल कोविड-19 आउटब्रेक की के तनाज़र में, और इसके साथ साथ गलवान वैली क्लैश जो इंडिया और चाइना के दरमियान हुआ था उसको सामने रखते हुए इंडियन एम्बेसी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज़ जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन ये 5 साल के वक्फे के बाद ये हालिया पिछले कुछ दिनों में इस पाबंदी को हटाने का इंडियन एम्बेसी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बनाने का ऐलान करता है ऑन यारलोंग सेंगपो ब्रह्मपुत्रा। ये रिवर है जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे जो डैम तमीर किया जाएगा उसका नाम है मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन होगा, और ये यरलोंग सेंगपो कैनन के इलाके में ये वाक़या है। और ये जो कैनन है ये वर्ल्ड्स डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लैंड कैनन है। इसके बाद अगर हम इस डैम की कॉस्ट की बात करें तो इस डैम की तामीर के ऊपर आलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन युआन, या अगर हम अमेरिकन डॉलर्स के अंदर बात करें तो 167 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो इस डैम की तामीर के ऊपर खर्च होंगे।
और ये डैम आफ्टर कंप्लीशन जो चाइना का सबसे बड़ा डैम है अभी, और ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, उसको ये सरपास कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी की जो इसकी प्रोडक्शन होगी वो इस डैम से भी ज़्यादा होगी। ये जो डैम की तमीर है ये चाइना की स्ट्रेटजी जो है जी डियांग डोंग सोंग आर सेंडिंग वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी ईस्टवर्ड, उस पॉलिसी को ये प्रमोट करती है। इस डैम की तामीर के बाद चाइना इस काबिल हो जाएगा कि वो जो मगरबी ममालिक हैं उनको बिजली जो है वो पहुंचाने में कामयाब होगा। इसके बाद इंग्लैंड वोमेन फुटबॉल टीम की तरफ से न्यूज़ आती है जिसने यूएफा वोमेन्स यूरो 2025 कप को अपने नाम किया है, जो बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया था और ये फाइनल वर्सेस स्पेन के अगेंस्ट इन्होंने खेला और इंग्लैंड जो है वो पहली टीम बन गई है जिन्होंने यूरो यूएफा वोमेन्स जो फुटबॉल कप है उसका फाइनल जो है वो अपने नाम किया है। ये टूर्नामेंट 2 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 तक ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये खेला गया 8 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, और इस टूर्नामेंट के अंदर 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके बाद हमारे पास यूएस की तरफ से न्यूज़ आती है जिसने अगेन यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उस से विड्रॉ करने का ऐलान किया है। और ये विड्रॉ जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली टर्म थी 2017 उसमें भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का ऐलान किया था, लेकिन जो बाइडन ने 2023 के अंदर दोबारा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का ऐलान किया है। अगर हम यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1945 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस फ्रांस के अंदर हैं और इसका काम है ग्लोबली कोऑपरेशन को बिल्ड करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अगर हम मज़ीद पास हिस्ट्री की बात करें तो यूएस और यूनेस्को के जो रिलेशंस रहे हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेट रहे हैं। 1984 के अंदर यूएस ने पहले ऑलरेडी इसको विड्रॉ किया था और 2003 के अंदर इसको रीज्वाइन किया था और अब रिसेंटली 2017 के अंदर इसको विड्रॉ किया और फिर 2023 के अंदर ज्वाइन किया और अब 2025 के अंदर दोबारा इससे विड्रॉ कर लिया है। बाद इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जो करंटली सर्व कर रही थी एज डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, उसने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है अगस्त 2025 के अंदर। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट हैं और अब ये एज अ प्रोफेसर काम करेंगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर। गोपीनाथ जो हैं इन्होंने आईएमएफ को 2019 के अंदर एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया और बाद में इनको प्रमोट करके जनवरी 2025 के अंदर इनको डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया गया और ये पहली फीमेल डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी आईएमएफ की, मेकिंग हर द नंबर 2 ऑफिशियल एट द फंड। इसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जाता है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस जो हैं वो 24 जुलाई से ये शुरू हुए और 28 जुलाई को इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मलेशिया और इसके साथ यूएस और चाइना की मदद के साथ इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सीज़ फायर अनाउंस होता है। और इस सीज़ फायर को जो अनाउंस करते हैं वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जो हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया के जो काउंटर पार्ट्स थे उनकी मौजूदगी में ये सीज़ फायर अनाउंस किया जाता है, जिसके अंदर थाई जो प्राइम मिनिस्टर थे डैट वाज फोथम विचायाचाई एंड कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन मानट जो हैं वो इस सीज़ फायर का ऐलान करते हैं। और इस सीज़ फायर का जो ऐलान किया गया मलेशिया का एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है पुट्राजाया, वहाँ पर इस सीज़ फायर का ऑफिशियल ऐलान किया गया, इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज़ फायर। इसके बाद अगर हम इनके कैपिटल्स की बात करें, कैपिटल ऑफ थाईलैंड जो है वो बैंकॉक है, वाइल ऑफ कैम्बोडिया का जो कैपिटल है वो फैनम पेन है, जो अक्सर औकात वन पेपर पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास टर्की की तरफ से न्यूज़ आती है। टर्की जो है वो गज़ब के नाम से नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एवर येट मेड बॉम्ब जो है उसको अनवील करता है। और तुर्की जो है इसने ये गज़ब जो अपना वेपन है ये 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर IDEF 2025 जो इस्तांबुल के अंदर टेक्स प्लेस हो रही थी उसके अंदर इसने ये अनवील किया। और इस बॉम्ब का जो वेट है डेट इज़ 970 किलोग्राम्स
और ये अब तक बनाया जाने वाला सबसे मोस्ट लीथल कन्वेंशनल वेपन है। इस वेपन को लॉन्च करने के बाद, इस वेपन को अनवील करने के बाद दुनिया के अंदर एक सरे फहरिस्त कंट्री बन गया है जिसके पास वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो निशान इम्तियाज़ कॉन्फर करती है यूएस सेंटकॉम के चीफ को, जिनका नाम जनरल माइकल ई कोरिला थे, जो पाकिस्तान के विजिट पर रिसेंटली हाल ही में जुलाई के अंदर आए थे। और ये कमांडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के। उनको उनकी जो खिदमात हैं रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के हवाले से और पाकिस्तान और यूएस के दरमियान बायलैटरल मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करने के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया और ये अवार्ड जो है वो आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कन्फर किया। इसके बाद यूएस और यूरोपियन यूनियन के दरमियान ट्रेड डील टेक्स प्लेस होती है। यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लाइन जो हैं ये डील को अनाउंस करते हैं और इस डील के तनाजर में यूएस जो है वो ऑल यूरोपीय यूनियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज करेगा, सिवाय ऑटो, एविएशन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के बाकी तमाम इंडस्ट्री के ऊपर 15% यूएस जो है वो टैरिफ इम्पोज करेगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई के 3 लॉ मेकर्स को एंटी टेरर कन्विक्शंस की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और इसके अंदर अगर हम देखें तो पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्छड़ और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा और इनके साथ सैनिटर इजाज चौधरी को आर्टिकल 63(1)H की रोशनी में इन्हें इनके ओहदों से इनकी जो नेशनैलिटीज़ हैं प्रोविंशियल असम्बली की और नेशनल असम्बली की, उससे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन तीनों लॉ मेकर्स को मई 9 के जो इंसिडेंट्स के उनके इल्ज़ामात इनके ऊपर आयद किए गए हैं और इनको गिल्टी ठहराया गया है और इसी वजह से इनको इनके ओहदों से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके बाद 30 जुलाई 2025 को कमचटका पेनिनसुला जो रशिया का एक रिमोट एरिया है उसके अंदर 2 नेचुरली ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं। एक तो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है वहाँ पे और उसके बाद जो एक दुनिया का सबसे बड़ा टालेस्ट वोल्केनो है क्लाइचेवस्की वोल्केनो, दुनिया का जो सबसे बड़ा टालेस्ट वोल्केनो है, उससे एरप्शन का आगाज़ होता है और इसकी अगर हम एलिवेशन की बात करें तो डेट इज़ 4754 मीटर इसकी एलिवेशन है और ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स का सबसे बड़ा टालेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एग्जेक्टिव आर्डर साइन किया जाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर 10% से लेकर 41% तक टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जो 7 अगस्त 2025 से ये इफेक्टिव होगा। और इसके अंदर हम बात करें तो सबसे जो हॉट न्यूज़ है वो इंडिया के ऊपर यूएस की तरफ से 25% जो है वो टैरिफ इम्पोज किया गया है। इसके बांग्लादेश के ऊपर 20% और पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ इम्पोज किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सीरिया के ऊपर 41% टैरिफ इम्पोज किया गया है और ये टैरिफ जो है ये 7 अगस्त 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से अंडर 16 जो किड्स हैं उनके ऊपर यूट्यूब को इस्तेमाल करने के हवाले से, इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स फॉर्मली ट्विटर, इन तमाम सोशल वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के हवाले से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और अगर कोई इस पाबंदी को फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनते हैं वो फाइन किया जाएगा और अगर हम इनको अमेरिकन डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 32 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से ऑपरेशन सरबकफ द प्राइस ऑफ स्टेबिलिटी इसको लॉन्च किया जाता है बाजौर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ऑपरेशन सरबकफ का मतलब होता है रेडी टू डाई। ये 29 जुलाई 2025 को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और इससे पहले भी इस इलाके में 2009-2010 के अंदर ऑपरेशंस किए जा चुके हैं मिलिट्री की तरफ से और इन ऑपरेशंस का जो मकसद है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दोबारा मुहर्रक होने से रोकना है और उनको सेफ हेवन्स इस इलाके में प्रोवाइड करने से रोकना है। इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान जो है वो अपना लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करता है
फ्रॉम चाइनाज ज़ीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, और पाकिस्तानी जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, और इसके साथ चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन और माइक्रोसैट, इन तीनों के कोऑपरेशन के साथ इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और इस सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान जो है वो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, इसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्सेज हैं और बाकी नंबर ऑफ पैरामीटर्स को इससे जज करने में कामयाब होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वन लाइनर करंट अफेयर्स की जो जुलाई के अंदर टेक्स प्लेस हुए हैं, इसके अंदर सेनेगल को WHO ने ट्रैकोमा फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है, और वोमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो हैदराबाद इंडिया के अंदर टेक्स प्लेस होगा। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो उसने लाइटेस्ट माइंड कंट्रोल डिवाइस फॉर बीज जो है उसको डेवलप किया है। अगर आप हमारा वन पेपर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपकी वन पेपर की किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 100% तैयारी को यकीनी बनाएगी, और आपकी जो सिलेक्शन है उसके भी इंशाल्लाह चांसेस कंफर्म होंगे।